सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो हम लोग बैक्टीरिया का बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहां पर देखो, ये कोई बैक्टीरिया हमने बनाया जो रड जैसा लग रहा है, रॉड सेपेट। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया इस बैक्टीरिया का। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग होता है आप लोग जानते हैं, इसको सेल वॉल कहा जाता है। ये हो गया सेल वॉल। उसके अलावा बैक्टीरिया में सेल वॉल के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार का कवरिंग होता है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वह दो प्रकार का हो सकता है, स्लाइम मोड या कैप्सूल। तो या तो स्लाइम मोड होगा या कैप्सूल होगा। तो हम लोग उसको भी यहां पर बना लेते हैं। मान लीजिए ये कैप्सूल है, ये मान लीजिए ये कैप्सूल है, ये बाहर हो गया ये कैप्सूल जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है। कैप्सूल के अंदर में यह एक प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। उसके अलावा अंदर वाला जो कवरिंग है ये हो गया सेल वॉल, और इसके अंदर सबसे अंदर है जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में देखा गया है कि ये जो सेल वॉल है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बीच में एक विशेष प्रकार का स्पेस होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ये जो रेड कलर का हमने दाना दिखाया है, यह एक विशेष प्रकार का स्पेस होता है। इस स्पेस को कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और इसमें जिस तरह से हम लोग लाइसोसोम पढ़े थे, लाइसोसोम के अंदर 50 तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता था जो कि पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकता था। उसी तरह पेरीप्लाज्मिक स्पेस में भी उसी तरह का एंजाइम्स पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पेरीप्लाज्मिक स्पेस को हम लोग जैसे होता है ना, इसको डिनोट एक तरह से लाइसोसोम के बराबर हम लोग मान सकते हैं इसको। तो पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम में, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो बैक्टीरिया का होता है वह किसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नहीं होता है, इक्विवेलेंट मतलब होता है उस जैसा। जैसे हम लोग हैं, बंदर हैं, हम लोग इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। हम लोग आपस में इक्वल है, लेकिन बंदर से चिंपैंजी के इक्विवेलेंट है, उसी के जैसा लगते हैं हम लोग। फेस वगैरह, बॉडी का स्ट्रक्चर उसी के जैसा होता है। तो इसीलिए इसको आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में भी पढ़ोगे, इस तरह का साइन एक होता है इक्वल का साइन। इक्वल मतलब होता है उसी बराबर, और इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, उसी के जैसा। बहुत बार आएगा फिजिक्स में आपको। तो इक्विवेलेंट टू लाइसोसोम ये पूछा जाता है किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बाहर वाला तीनों चीजें हो गए, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है हम लोग पढ़ते जाएंगे, है ना। अब हम लोग चलते हैं अंदर। आप लोग सभी लोग जानते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल होता है वह कहलाता है साइटोप्लाज्मा। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मा। चाहे यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो, दोनों में पाया जाता है।
तो अंदर में सारा कुछ जो है वो साइटोप्लाज्मा है। तो अंदर जो भी है वह साइटोप्लाज्मा है। अब हमने जो सेल पढ़ के आया है, हम लोगों ने देखा था साइटोप्लाज्मा में आपको न्यूक्लियस दिखता था, माइटोकॉन्ड्रिया दिखता था, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वो सारे स्ट्रक्चर दिखते थे। लेकिन हमने आपको कल ही बताया था पिछले क्लास में कि इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता, सारा का सारा एब्सेंट होता है, केवल राइबोसोम होता है। राइबोसोम को छोड़ करके कोई भी सेल का पार्ट नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अब यहां पर क्या होता है कि इस तरह से इसमें डीएनए या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पिछले क्लास में बताया था कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस जो होता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि ना तो उसका मेम्ब्रेन होता है ना तो न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है, मतलब घर ही नहीं है, घर का बाउंड्री नहीं है तो घर उसको मानेंगे नहीं ना। लेकिन उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो मान लीजिए हम लोग इसको न्यूक्लियस मान रहे हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग सभी लोग जानते हैं क्रोमोसोम या डीएनए पाया जाता है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है इसका क्रोमोसोम, या फिर चूंकि यह क्रोमोसोम कम और डीएनए ज्यादा लगता है, आप लोग पढ़े ही हो क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से हुआ है, ठीक है। तो इसको आप डीएनए भी बोल सकते हो, लेकिन ये जो डीएनए है इसको कहा जाता है जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए कहा जाता है। जीनोमिक मतलब होता है जो गुणों का संचार करे, है ना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए। तो ये न्यूक्लियस का पार्ट आपको दिख गया, ना तो मेम्ब्रेन दिखा, ना न्यूक्लियोलस दिखा, ना न्यूक्लियोप्लाज्मा दिखा। उसके बाद और क्या क्या मिल जाएगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो छोड़ ही दो। उसके अलावा आपको एक विशेष प्रकार का, जैसे ये डीएनए है, इसमें एक और विशेष प्रकार का डीएनए मिलता है, इस तरह से सर्कुलर डीएनए। और यह बैक्टीरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब ये यूनिक कैरेक्टर है बैक्टीरिया का, हमारे अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। और इस डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको? और चूंकि यह सर्कल में होता है, गोलाकार होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्कुलर डीएनए। ये डीएनए ही है लेकिन नाम इसका अलग रख दिया गया। जैसे घर होता है, जैसे ये बिल्डिंग बोलेंगे, और एक को छपड़ी वाला घर भी बोलते हैं ना जी, तो घर है ना, वही चीज है यहाँ पे। तो प्लाज्मिड नाम रख दिया गया, लेकिन है क्या एक्चुअली में, ये डीएनए क्या है। तो बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट सेल में दो तरह का डीएनए पाया जाता है। एक बपोती समझते हैं आप लोग, जो खानदानी हो, खानदानी डीएनए। ये खानदानी डीएनए इसलिए है क्योंकि हर एक जीव में डीएनए होता है, उसी से माँ बाप से बच्चों में गुण चला जाता है। तो इसको कहा जाता है खानदानी डीएनए, मतलब जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? जीनोमिक डीएनए। अब जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको? और ये यूनिक है। और इस प्लाज्मिड का जब खोज हुआ तो यह जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोलॉजी में है, एक विभाग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। मतलब ये समझ लिए कि एक तरह से बहुत ही यूनिक चीज मिल गया लोगों को, ठीक है। अब प्लाज्मिड हमें मिल गया, उसके अलावा भाई राइबोसोम ही केवल होता है इसमें। तो राइबोसोम जो होगा या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपका होगा या साइटोप्लाज्मा में भी हो सकता है, लेकिन एमआरएनए से या जुड़ा हुआ होगा। आप लोग को याद होना चाहिए कि जब एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ता है तो इसको कहा जाता है पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। पढ़े थे राइबोसोम में हम लोग, है ना। तो ये आपको दिख गया राइबोसोम।
ये भी राइबोसोम ही है, लेकिन एमआरएनए से अटैच है, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। हमारे में भी था ऐसा। सेल ऑर्गेनल में खाली राइबोसोम ही मिलता है, कहाँ मिलता है उसको भी हमने आपको दिखा दिया। उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ कुछ होता है, लेकिन दो चीजें और ज्यादा स्पेशल हैं। एक तो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो दो चीजें और देखी जाती हैं इनमें। एक को कहा जाता है गैस वैक्यूल, और एक जो होता है उसे कहा जाता है इंक्लूजन बॉडी। हो गया बैक्टीरिया में कुछ ही नहीं है। पिछला जो यूकैरियोट सेल पढ़ने में हम लोगों को कितना टाइम लग गया, 1-1.5 मंथ लग गया, लेकिन बैक्टीरिया का सेल या प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ने में हमें बहुत कम टाइम है। एक या दो क्लास में ये बैक्टीरिया ये फिनिश हो जाता है। तो देखो कुछ है ही नहीं इसमें, तो पढ़ना क्या है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इतना सारा कुछ देख लिया, अब इसका हम लोग चार्ट बना देते हैं, जैसे वहां पर बनाए थे, है ना, चार्ट में दिखाए थे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, ये बनाए थे ना। तो एक चार्ट बना देते हैं और उस चार्ट में इसको सजा देते हैं, इसी पर आधारित है चार्ट। तो इधर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अगर इसकी बात करें तो हम लोग 4 पार्ट में इसको बांट सकते हैं। सेल इन्वेलप, इसमें दो चीजें आ गई। एक तो आप गया ग्लाइकोकैलिक्स, जिसमें 2 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्लाइम मूड, स्लाइमी लेयर होगा ना जी, और एक होगा कैप्सूल, और हो गया ग्लाइकोकैलिक। और दूसरा क्या है, सेल वॉल। इन्वेलप समझ रहे हो, इन्वेलप, इन्वेलप मतलब क्या होता है, इन्वेलप मतलब लिफाफा, सुने हो ना नाम, लिफाफा के अंदर पैसा डालते हैं तो लिफाफा ही हुआ इन्वेलप। तो उस तरह इसको ढके हुए लिफाफा क्या करता है, घेर लेता है, चाहे कोई फॉर्म हो या पैसा, उसको क्या करता है, कवर करता है। तो ये कवर करता है ना सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स, इसीलिए इसको कहा जाता है सेल इन्वेलप। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको दिख ही गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद साइटोप्लाज्मा आपको दिख गया। अब साइटोप्लाज्मा में आपको क्या क्या मिला, 4 चीजें ही देखने को मिली। एक प्लाज्मिड मिला, प्लाज्मिड के अलावा आपको गैस वैक्यूल मिला, गैस वैक्यूल के अलावा आपको मिला इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी है ना। और भी कुछ मिला था जी, देख लेते हैं। हाँ, राइबोसोम भी मिल गया ना आपको, राइबोसोम। उसके अलावा अगर हम देखें, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस हम लोग लिख देते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है इसको कहा जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, पुराना तरह का। तो इसमें आपको क्या मिला था, जीनोमिक डीएनए। ये चार्ट है ना भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल इन्वेलप में क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्मा में घुस के इसको पढ़ लेंगे, लास्ट में क्या पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे। चलते हैं एक एक करके, समझ में आ गया ना। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स देखो कहाँ मिलता है, एक तो यहाँ प्रोकैरियोट सेल में मिल जाता है,
और एक आपको कहीं कहीं पर एनिमल में भी मिलता है। एनिमल के सेल के भी चारों तरफ आपको ग्लाइकोकैलिक्स मिल जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यह क्या करता है, आउटर कवरिंग बनाता है। बैक्टीरिया का क्या बनाता है, यह आउटर कवरिंग। इट फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का यह आउटर कवरिंग बनाता है। ठीक है, ये खुद दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का इसलिए होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्लाइम लेयर और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो होता है यह एक्चुअली में ये आपको डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब लूज होता है पूरा। कैसा होता है यह कवरिंग, लूज होता है। और कैप्सूल जो कवरिंग होता है थिक होता है और टफ होता है। इसको निकालना कठिन होता है और इसको लूज है तो आराम से निकल जाएगा। तो ये लूज कवरिंग होता है, डिफ्यूज होता है। दिस लेयर इज लूजली अरेंज्ड। या लूजली अरेंज्ड होता है चारों तरफ से, ये आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन कैप्सूल की बात करें तो यह थिक एंड टफ होता है। थिक एंड टफ होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो, जिस बैक्टीरिया के चारों तरफ कैप्सूल दिखाई दे वह बैक्टीरिया जो होता है वो खतरनाक होता है। वो आपके बॉडी में चला जाएगा और आपका बॉडी इसको मार नहीं पाएगा। हमारे बॉडी में एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी आपके शरीर में आते हैं उसको लड़ करके उसको मार देता है। अभी आपके बॉडी में आप बैठे हुए हो, यहाँ इस रूम में, क्लासरूम में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उड़ रहा है, आपको पता नहीं है। और आपके बॉडी में वो लगातार अंदर जा रहा है। जैसे अंदर जा रहा है आपका इम्यून सिस्टम उसको मार करके भगा रहा है। इसलिए हम लोग क्या है, स्वस्थ है। क्या है, स्वस्थ है। और जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है तैसे ही क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। समझ रहे हो, किसी भी कारणवश ठंडा पानी पी लिया, गर्म पानी पी लिया, किसी कारणवश आपका बॉडी जैसे ही कमजोर हुआ इम्यून सिस्टम आपका, तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में रहता है। तो ये जो कैप्सूल अगर हो गया, इसके बाद शक्तिमान का नाम सुने हो? शक्तिमान या कृष्ण भगवान जब लड़ाई करते थे तो उनके चारों तरफ क्या होता था, एक चक्र आ जाता था। कोई भी धनुष आता था, चक्र के बाहर ही फंस करके उधर लौट जाता था। तो वो सुरक्षा कवच हो गया। क्या हो गया? तो इसके लिए सुरक्षा कवच हो गया, लेकिन हमारे लिए खतरनाक हो गया। इसीलिए ज्यादातर जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, जितने भी रोग कारक बैक्टीरिया हैं, उनमें कैप्सूल मिलता है। कैप्सूल है, आप दवा खा रहे हो, वो गया, इम्यून सिस्टम नहीं मार पाया, बस बीमार पड़ गए आप, डॉक्टर के पास दौड़िए। तो कहने का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया के पास स्लाइम लेयर होगा कि नहीं, और कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होगा। तो आप बताओ कौन सा खतरनाक हम लोग के लिए होगा? कैप्सुलेटेड। इसलिए कहा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोस्टली पैथोजेनिक। जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल होते हैं
वो पैथोजेनिक होते हैं। देखो नया नाम आपके पास आ गया, पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या होता है? जो रोग कारक हो। पैथोजन मतलब होता है रोगाणु, जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करे, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। उसके अलावा एक पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक मतलब होता है रोग कारक। क्या होता है भाई? समझ रहे हैं ना भाई? अच्छा लग रहा है ना? ये नाम सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तो पैथोजेन मतलब होता है रोगाणु, और पैथोजेनिक मतलब होता है रोग कारक। तो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, मतलब सभी नहीं, वो जनरली क्या होते हैं? कैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब उनके पास कैप्सूल होता है। जनरली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक। क्या लिखे हैं, समझ में आया? कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैसे होते हैं? पैथोजेनिक मतलब रोग का। बोला करो, हाँ सब लोग बोला करो भाई, हम परेशान हो जाते हैं अपने ही बोलते। अब ये समझ गए दोनों के बारे में। दोनों आपके एनसीईआरटी में, इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों आपके एनसीईआरटी में। अब ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन क्या है भाई? इसका मेन जो फंक्शन होता है, चिपकने में मदद करता है। आप लोग जानते हो कि बैक्टीरिया कभी भी अकेला नहीं रहता, यह कॉलोनी बना के रखता है। कैसा बना के? कॉलोनी बना के रखता है। तो साथ में है तो क्या होगा? चिपक जाएगा, तो चिपका हुआ रहता है आपस में। तो चिपकने में कौन मदद करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। बाहर है ना? फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स help in sticking of bacteria। चिपकने में हेल्प करता है ना? कोई दिक्कत इसमें? ग्लाइकोकैलिक्स में दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्लियर? अब ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम लोग चलते हैं अपने सेल वॉल पे। कहां चलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, वह यूकैरियोटिक सेल से अलग होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में देख रहे थे आप, सेल वॉल सेलुलोज या काइटिन का बना होता था, लेकिन इनका जो सेल वॉल है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल of bacteria is made up of peptidoglycan या पेप्टिडोग्लाइकेन, या इसको कहा जाता है म्यूरिन। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करें पेप्टिडोग्लाइकेन को।
या इसका नाम है म्यूरिन, MUREIN, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन या जो म्यूरिन है ना, ये देखो ये बना किस चीज से है। जैसे ये पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, और ग्लाइकेन मतलब होता है शुगर। शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ही शुगर कहा जाता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वह दो चीजों से बना हुआ है, पेप्टिडो प्लस ग्लाइकेन। पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब होता है शुगर या कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ गए? रट्टाफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब शुगर में अभी क्या होता है कि कभी कभी एग्जाम्स में शुगर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो शुगर जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है नाग और दूसरे को कहा जाता है नाम। क्या बोलते हैं? नाग और नाम। नाग का फुल फॉर्म देखा जाए तो होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये कौन सा नाम आ गया? कुछ भी आगे आपको रटना है ना। नाग और नाम बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे तो ये आएगा आपको, वहां आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो शुगर में क्या होता है? नाग और नाम, एकदम याद रखना है, ठीक है। किसी ने कहा था कि बैक्टीरिया का अगर सेल वॉल आप तोड़ दिए तो बैक्टीरिया को नष्ट कर दोगे। सारा जो प्राण होता है बैक्टीरिया का वह सेल वॉल में बसता है। कहां पर? सेल वॉल में बसता है। तो ज्यादातर जो ड्रग्स होते हैं एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, तो उसमें इसका सेल वॉल ब्रेक कर दिया जाता है। नाग और नाम जो होता है ना, इसी को ब्रेक कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। या तो ऐसे काटा जाता है या ऐसे, सेल वॉल काट दिया, बैक्टीरिया नष्ट। क्लियर? तो हो गया या सेल वॉल। क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, बैक्टीरिया सेल वॉल या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो होता है। अच्छा, यहाँ बैक्टीरिया को हम लोग हटा भी सकते हैं, यहाँ प्रोकैरियोट डायरेक्ट कर दो, क्योंकि हम लोग सबके बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो और दूसरे जो लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे बैक्टीरिया को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, हम लोग को थोड़ा सा नीच समझ रहा है। तो इसीलिए क्यों ना हम लोग प्रोकैरियोट्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रोकैरियोट। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान दो, हम लोग यहां पर बैक्टीरिया कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, खाली उसका सेल पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का टाइप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया का श्वसन, बैक्टीरिया का डाइजेशन वगैरह जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे किंगडम में, पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। क्लियर है? ऐसा नहीं कि इतना को देख लेना सर इतने को पढ़ा है, ऑनलाइन में तो हम देखे थे बहुत पढ़ाया था। ध्यान देना, यहाँ खाली सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में नहीं पढ़ रहे। खाली बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया का श्वसन, फोटोसिंथेसिस, जो फलना चिलना है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, है ना, रिप्रोडक्शन, वो सारा चीज यहाँ नहीं पढ़ने वाले, यहाँ खाली स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। तो सेल वॉल हो गया, इतना क्वेश्चन इसका आएगा। क्लियर? सेल वॉल के बाद अब हमारा सेल इन्वेलप खत्म हो गया, ये भी पढ़ लिया हम लोग, सेल वॉल भी पढ़। जितना पढ़ा है उतना याद कर लो, हो गया काम। इसे बाहर कहीं नहीं आने वाला, इसे ज्यादा है भी नहीं कहीं बुक में, ठीक है। अब कहां चलते हैं भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का सेम होता है। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पढ़े यूकैरियोट में, आप लोग को याद होगा लिपिड का लेयर होता है ना जी? भूल गए? पढ़े हैं ना, लिपिड का बायलेयर होता है, फिर प्रोटीन होता है इसमें, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर इसका भी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा में सेम इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बहुत अच्छा फिगर बनाया आपने। ये कहाँ बना लिया जी? पहले बना लिया है, कोई बात नहीं।
तो अब चलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी में देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके बारे में बस एक लाइन लिख करके हम लोग फुट डालेंगे, फुट चलेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट बोथ सेम। Plasma membrane structure is similar in both eukaryote and prokaryote. कहानी खत्म, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहानी खत्म हो गया है ना। अब देखो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्विस्ट है। चलते हम लोग मेन फिगर पे। फिगर अच्छा लग रहा है ना, मतलब आयुर्वेदिक है, समझ लो, मतलब ठीक ठाक फिगर है, बहुत ज्यादा ताम आप जैसे बनाए हो एकदम बढ़िया से, है ना, फूल पत्ती डाल करके उसमें थोड़ा सा कलर का इंट्रोडक्शन करके, तो वैसा नहीं है। हम लोग बस खाली पढ़ रहे हैं कि समझ जाए, बस बाद में घर में जाकर के आप नेट वगैरह से रिसर्च करके उसको बना सकते हो बढ़िया से, खूब अच्छा, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, यह कभी कभी क्या होता है प्रोकैरियोट में, यह अंदर की ओर धंस जाता है। कैसे धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंस जाता है, ठीक है। और इस धसे हुए स्ट्रक्चर को कहा जाता है मेसोसोम। क्या बोलते हैं इसको, और यह बहुत काम का चीज है, बैक्टीरिया का बहुत काम का करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंतर्गत ही चलते हैं हम लोग मेसोसोम, जो कि अभी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपके एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा। मेसोसोम, मेसोसोम क्या है, प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह अंदर की ओर इनफोल्ड हो जाता है। फोल्ड समझते हैं ना, फोल्ड मतलब ये जो फोल्ड है, ये बाहर फोल्ड है, अंदर से भी फोल्ड होगा, तो ये अंदर वाला फोल्डिंग है, क्या है, बाहर से नहीं है, अंदर से, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये देखो फोल्ड होने के बाद या तो वेजिकल के रूप में बदल जाता है, या तो वेजिकल के रूप में बदल जाता है, या फिर आपको ट्यूबुल्स के फॉर्म में बदल जाता है, या फिर लैमली के फॉर्म में बदल जाता है। किसी भी फॉर्म में यह आपको इस तरह से मिल जाएगा, आपको इस तरह से, है ना, किसी भी फॉर्म में आपको ये मिल जाता है। ये है मेसोसोम। तो मेसोसोम क्या है, तो मेसोसोम के बारे में लिखेंगे, मेसोसोम इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ कौन कौन सा फॉर्म होता है, या तो वेजिकल्स, या तो ट्यूबुल्स, या फिर लैमिले। लैमिली भी होता है कि चौड़ा सा होता है, उसी को लैमिली कहा। ट्यूबुल सभी लोग समझते हैं ट्यूब जैसा, वेजिकल समझ रहे हो गोल जैसा, है ना, और लैमिली मतलब वह ट्यूब जैसा है, थोड़ा सा फैला हुआ है, उसको लैमिली कहा जाता है। तो ये आपको देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिकुड़न दिखा रहे हैं, फोल्डिंग दिखा रहे हैं मेसोसोम का, ठीक है, ये मेसोसोम है।
अगर मेसोजोम को हम लोग गौर से देखें तो मेसोजोम, कुछ मेसोजोम जो होते हैं वह पेरीफेरी में ही रह जाते हैं। मतलब पेरीफेरी मतलब होता है जहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको कहा जाता है पेरीफेरल मेसोजोम। और कुछ जो मेसोजोम होते हैं वह थोड़ा सा अंदर आ जाता है, थोड़ा बड़ा होके अंदर आ जाता है, सेंटर के तरफ आ जाता है, जिसको कहा जाता है सेंट्रल मेसोजोम। क्या बोलते हैं इसे भाई? सेंट्रल मेसोजोम। तो दो प्रकार का आपको मेसोजोम दिखाई पड़ रहा है। आप लोग भी है कर दिया करो। हाँ है। तो मेसोजोम, इसका दो टाइप। अब आपको इसको लिखने के बाद एक गूढ़ रहस्य बताएंगे, गूढ़ रहस्य। तो लिख देते हैं इसको, पेरीफेरल, शॉर्ट में लिख दे रहे मेसोजोम और सेंट्रल मेसोजोम। अब देखो, लिखना नहीं है, लिखना मना है, लिखना मना है। अब आपसे एक हमने बात पूछ रहे हैं कि हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ा, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का काम रिस्पिरेशन था, क्लोरोप्लास्ट था, उसका काम था फोटोसिंथेसिस, गोल्जी बॉडी का काम था, उसका काम था पैकेजिंग मटेरियल, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम था प्रोटीन बनाना, लिपिड बनाना, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या वो सब काम इसमें नहीं होता होगा? जो यूकैरियोटिक सेल करता होगा क्या इसमें नहीं होता होगा? होता ही होगा। अमीर लोग शादी मनाते हैं, गरीब लोग शादी नहीं मनाते, वो भी मनाते, भले स्तर अलग अलग हो, करते तो सभी लोग। बड़े लोग भी खाते हैं, हम लोग मिडिल फैमिली भी खाते हैं, गरीब लोग भी खाते हैं, चाहे वो नमक भात ही, लेकिन खाना तो खा रहे हैं ना। भले उनके पास साधन नहीं है, लेकिन वो भी कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग हंसते हैं तो छोटे लोग भी हंसते हैं। बड़ा छोटा मतलब बस वही है ना, मणि जिनके पास। तो वही बात है कि सब में, हमारे शरीर में भी वही है। बोलते हैं ना कि मंदिर में जाते हो तो सबके पास वही है, सब एक ही है, सबको मरना है, सबको जिंदा लेना है, सबके शरीर में वही किडनी, वही सब कुछ वही है ना जी। वही आप लोग को भी बोलते हैं, जिसका एमबीबीएस में सिलेक्शन होता है आप ही होता है। आप लोग समझते हो वो सब बहुत मतलब दिमाग वाला होगा, वो सब का हो जाता होगा। अपने आप को थोड़ा सा इस मामले में कमजोर मानते हो, हम जानते हैं, हम भावना से गुजरे हुए हैं स्टूडेंट के, हम लोग भी रहे हैं स्टूडेंट, तो हम लोग भावना समझते हैं। जिसका हमसे हो पाएगा जी, और दुनिया का हर एक काम आपसे हो जाएगा, लड़ाई पिटाई फलना चिलना सब कुछ कर लोगे, लेकिन जब कंपटीशन निकालने वाला तो अच्छा चीज थोड़े ना है। लगता है कि हाँ हम पढ़ेंगे, इतना घूमेंगे फिरेंगे, बकलोल जैसा पढ़ेंगे, यही माइंड में होता है, इसलिए पढ़ाई नहीं होता हम लोग से, है ना। तो बाद में वही जब सेलेक्ट हो जाता है कुछ साल बाद, फिर आप ही बोलोगे सर घमंडी हो गया वो, उसको हम लोग भावे नहीं देते थे, बकलोल बकलोल कहते थे, चिढ़ाते थे, उसका टीक पकड़ के घुमा देते थे। असला एमबीबीएस कर रहा है, जाओगे बोलने तो बेचारा पहले वाला ही उसको लगेगा अरे तो हमको मारता उड़ता था, दो चार लप्पर लगा देता था, तो थोड़ा सा सच्चाएगा आपसे। लेकिन कुछ साल बाद जब वो अपने फील्ड में उतरेगा, आप इधर उतर गए, अब तो उतरे हुए पहले से, वो अपना फील्ड में उतरेगा, तब उसके बाद मिलने जाओगे तो बोलेगा अरे ये हो गया बहुत, अब इससे ज्यादा बोल हम नहीं सकते हैं। फिर आपसे धीरे धीरे वो बोलना बंद कर देगा, समझे कि छोटा मोटा है। यही होगा भाई, ये होता है, संसार का नियम है। तो वही चीज यहां पर भी लागू है। हम लोग का सेल यूकैरियोट सेल है, उसमें सब कुछ है, सारा फैसिलिटी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, सारा फैसिलिटी है।
इसके पास नहीं है, क्या ये खाता पीता नहीं है? सब कुछ होगा, लेकिन हाँ किसी अन्य चीज से करता होगा। अब जैसे आपको पता है कि हमारा यूकैरियोट सेल में लाइसोसोम होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है वेजिकल जैसा, उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और वो अपना काम करता है, फोड़ देता है सेल को। आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग, इसमें कहाँ है? लेकिन क्या इसके पास नहीं होगा? वो सब होगा। गरीब है लेकिन किसी ना किसी तरह, गरीब है तो क्या पता है इसके पास क्या होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस, या किसके इक्विवेलेंट काम करता है? लाइसोसोम। भले इसके पास स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन ये रखता है वो सब सारा चीज, ये भी अपना काम कर रहा है। अब इसके पास देखो न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए भी डिवाइड होता है, आप लोग जानते हो, रिप्लिकेशन करता है, वो कौन करवाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है? रिस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन मतलब नहीं करता होगा? करता ही होगा, तरीका अलग हो, साधन नहीं है, लेकिन कोटा नहीं जा सकते, लेकिन दूध बेच के बहुत सारा दूध बेच करके पढ़ाई कर लेता है। पढ़ना कुछ बड़ा चीज थोड़े ना है, किताब कॉपी मन पूरा मन उसी पे लग गया है, पढ़ रहे हो निकल जाता है। आपके पास साधन रहते हुए भी मौज मस्ती में टाइम गवा देते हैं, फिर नहीं निकलता है। वही चीज होता है, ना तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, कुछ भी नहीं है, तो यह जो भी इसके पास साधन है उसी के द्वारा करता है। तो अभी आपको हमने मेसोजोम के बारे में बता रहे हैं, तो मेसोजोम देखो 4 प्रकार का काम करता है जो कि हमारे सेल ऑर्गेनल करते हैं। देखो जैसे यहां पर देखो पेरिफेरल मेसोजोम, पेरिफेरल मेसोजोम यह 2 तरह का कार्य करता है। तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें करता है? सेल डिवीजन में। और सेल डिवीजन में हेल्प कौन करता था? न्यूक्लियस। कौन करता था? लेकिन इसके पास 2 न्यूक्लियस है ही नहीं, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है पेरिफेरल मेसोजोम। किसमें डिपेंड करता है? शॉर्ट में लिखते हैं इट हेल्प इन सेल डिवीजन। इट हेल्प इन सेल डिवीजन। एक और काम है इसका, है ना? सेल डिवीजन के अलावा इसका एक और काम क्या हो सकता है भाई? हाँ, यह सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है। किसमें बनाने में हेल्प करता है? आप लोग को पढ़ाए थे, नहीं याद होगा, गोल्जी बॉडी सेल वॉल बनाने में हेल्प करता था। तो गोल्जी बॉडी जैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियस के जैसा भी काम कर रहा है ना? दो काम तो कर दिया इसने। उसके बाद सेंट्रल मेसोजोम 2 और बड़ा काम करता है, जिसमें एक बहुत पूछा जाता है। ये वाला जो लाइन लिख रहे हैं, यह श्वसन में हेल्प कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेसोजोम इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया। किसके इक्वल टू? माइटोकॉन्ड्रिया। रिस्पिरेशन, इसीलिए इसको कहा जाता है इक्वल टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब देखो आपके बुक्स में क्या होता है, खाली मेसोजोम लिखा रहता है, अब मेसोजोम के बारे में ये चारों काम लिखा हुआ रहता है। ये वहां पर दिया नहीं है कि कौन पेरिफेरल मेसोजोम, सेंट्रल मेसोजोम। इसीलिए क्वेश्चन भी आएगा ना, तो मेसोजोम आएगा, मेसोजोम इज इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। किसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद डीएनए भी डिवाइड होता है, आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना? जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो डीएनए भी डिवाइड होता है, जिसको कहा जाता है डीएनए रिप्लिकेशन। तो
तो सेंट्रल मेसोसोम डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। बस एनसीईआरटी दिखवा देंगे, बस आपको कंफर्म हो जाएगा। इट हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन, अगर कोई बच्चा रिप्लिकेशन नहीं समझ रहा है तो उसको क्या बता दोगे आप? रिप्लिकेशन मतलब होता है विभाजन। खाली डीएनए के लिए ही यूज किया जाता है रिप्लिकेशन। जैसे सेल के लिए तो डायरेक्ट डिवीजन लिख देते हैं, सेल डिवीजन, समझते? लेकिन डीएनए का जब विभाजन की बात आती है तो उसे क्या लिखते हैं? रिप्लिकेशन। कभी कभी इसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं। डुप्लीकेट समझते हो? डुप्लीकेट मतलब उसी के जैसा एक और। इधर नया इधर बहुत चल रहा है डुप्लीकेट अजय देवगन, चलना देखते हो कभी कभी कमेंट वगैरह में। डुप्लीकेट मतलब इतना हो गया कि एक देश बन जाएगा अलग, है ना, जो मीम्स वगैरह बनता है। तो वही रिप्लिकेशन, पहले इसको डुप्लीकेशन कहा जाता था, लेकिन अब इसको शुद्ध करके रिप्लिकेशन कहा जाता है। तो ये समझ में आया आपको? समझ में आया? तो मेसोसोम इज वेरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा एनसीईआरटी देखना जरूरी होता है। हम लोग पढ़ते भी जाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो भी करते जाएंगे। अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। जल्दी हटो, जल्दी हटो, है ना। ये सब आ जाता है, ये सब माथा का दर्द है। ये क्या आ गया? नाइट मोड भाई। अच्छा, देखो मेसोसोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन। देखो एक नया टर्म है एक्सटेंशन, मतलब फैलना। एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, मतलब सेल के अंदर एक्सटेंशन है, इसी को इनफोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनफोल्डिंग। दीज एक्सटेंशन आर इन फॉर्म ऑफ, कौन कौन सा फॉर्म में होता है? वेजिकल लिखा है, टिबुल्स लिखा दिए और लैमेले दिखा दी, इस फॉर्म में पाया जाता है। अब देखो इसका फंक्शन लिखा हुआ है, दे हेल्प इन, मतलब इसने कैटेगराइज नहीं किया मेसोसोम को, डायरेक्ट लिख दिया। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, लिखा है आपको सेल वॉल फॉर्मेशन। उसके बाद डीएनए रिप्लिकेशन, ये भी लिखा चुके हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डॉटर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना डीएनए बनाने के बाद। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन, देखो लिखा हुआ है ना, रिस्पिरेशन। सिक्रीशन प्रोसेस मतलब बाहर निकलना। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अभी पढ़ने ही वाले थे, लेकिन चलो एनसीईआरटी में मिल ही गया। देखो क्या कह रहा है, इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म व्हिच इज कॉल्ड क्रोमेटोफोर व्हिच कंटेन पिगमेंट्स। इसको पहले लेके चलते हैं वहां। ठीक है, तो मेसोसोम हो गया, क्या हो गया? मेसोसोम। मेसोसोम के अलावा एक और अभी पढ़ने ही वाले थे कि एनसीईआरटी ने हमें दिखा दिया। क्या दिखा दिया भाई? क्या दिखा दिया? क्रोमेटोफोर। चलो बढ़िया है, क्रोमेटोफोर। यह भी एक्सटेंशन या इनफोल्डिंग होता है।
और या कुछ प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, आप लोग को पढ़ाए थे कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है और इसका काम है फोटोसिंथेसिस। क्या काम है? इसके पास पिगमेंट्स होता है और यह फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहां पर लिख रहे हैं अब एनसीईआरटी ने एक्सटेंशन लिखा हुआ है तो उसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑल्सो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन in plasma membrane in some prokaryote जैसे साइनोबैक्टीरिया, है ना। इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ क्रोमेटोफोर। तो इसका काम क्या है? इसके पास पिगमेंट होता है और उसी पिगमेंट के कारण बैक्टीरिया जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं? अरे भाई तुम लोग, क्लोरोप्लास्ट कहीं मिला था? नहीं मिला ना? तो एकदम बढ़िया से बोलो कॉन्फिडेंस से, हार्ट अटैक करवा दोगे तुम लोग। तो बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इसी से करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट के जैसा है। क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ क्रोमेटोफोर इट कंटेन्स पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। देख लीजिए भाई, देख रहे हो ना, गरीब हैं लेकिन किसी चीज में कमी नहीं होगी। सारा एस्मोज ये भी करेगा, जो जीवन का चक्र है ये भी उसको जीवन को अपना। तो देखो प्लाज्मा, एक छोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितना काम कर दिया बैक्टीरिया का। अभी अंदर घुसे भी नहीं है, अभी तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा तीनों को पढ़े ना। बाहर वाला ही देखो सब कुछ कर दिया लगभग इसका। कितना बढ़िया बात है ना, कितना बढ़िया बात है। वही चीज है, कोई भी चीज हो घर के बाहर ही रखना चाहिए, घर के अंदर नहीं जाना। आगे जीवन यापन करोगे, सामाजिक जीवन में जाओगे तो बहुत तरह के ऐसे बातें होंगी, बाहर वातावरण में, समाज में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि उन सब बातों को जितना से कम घर में ला सको वो अच्छा है। बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब, घर का माहौल एकदम अच्छा है। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप लोग के पास कोई टेंशन नहीं है, ये वाला टेंशन कोई टेंशन हम नहीं मानते। पढ़ाई का टेंशन ये जीरो टेंशन है भाई। अभी आपको भले लग रहा हो कि अरे कितना बढ़िया गांव में वो सुरेश मुकेश खेल रहा है और हम यहाँ क्लास कर रहे हैं भूखे प्यासे, आपको लगता होगा, लेकिन ये कष्ट बहुत छोटा कष्ट है। अभी वो मस्ती में है, आप कष्ट में हो। अब फिर बाद में आप लोग जीवन भर मस्ती करोगे, वो सब कष्ट में रहेगा। आलू बैगन बेचेगा, गुमटी खोल लेगा, समझ रहे बात को? तो वही चीज है। तो हम कुछ बता रहे थे, बहुत बढ़िया बात आप लोगों को भूल गए, समझ रहे बात को? तो वही बात है कि अभी का टेंशन नो टेंशन है। अभी आप लोग को लग रहा है तो सामाजिक जीवन में जाओगे तो आपको बहुत सारे टेंशन होंगे। उस समय आपको याद आएगा कि पढ़ते थे बहुत अच्छा था। सही में हम लोग को अब फीलिंग आता है, अभी चाहे जो भी परिस्थिति हो, अच्छा हो, अच्छा भी है, फिर भी लगेगा अरे पहले का कहाँ आ रहा है, फीलिंग ही नहीं आ रहा है। हम लोग सोचते हैं 2005-06 में जब पटना में रहते थे,
हालांकि हम एक ही साल पटना में रहे थे, एक साल में ना 5-6 महीना रहे थे, भाग गए थे, यहाँ कुछ था नहीं, अब हो गया, पहले कुछ नहीं था। तो आए थे तो ठीक ही लगा था 5-6 महीना, फिर भाग गए यहाँ से। पहले साधन नहीं था उतना, अब बहुत साधन है ना। तो वही चीज है, तो जो भी चीज है बाहर में रखना चाहिए। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो अभी आप लोग के पास कोई टेंशन नहीं है। अभी घर आपके फादर कोई भी बात आपको नहीं बता रहे, उन पे बहुत सारा प्रेशर है, बहुत चीजों का उनके ऊपर टेंशन हो सकता है, आपको नहीं बताते, क्योंकि आपको बताएंगे तो आप उस टेंशन को लेके फिर ये वाला छोटका टेंशन खत्म कर लोगे। अरे भाई, चाहे कितना भी टेंशन है आपके बाबूजी और मम्मी पर, चाचा जी पर, किसी पर भी कितना भी टेंशन है, एक बार पढ़ करके एक बार एमबीबीएस निकाल लो, उसके बाद 2-4 महीना में टेंशन गायब कर दोगे। टेंशन क्या चीज होता है? गार्जियंस को क्या टेंशन होता है? सबसे बड़ा पैसा का यही होता है ना, पैसा है सब कुछ हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। वो इसीलिए आप टेंशन नहीं दे रहे, सोच रहे लड़का निकाल लेगा। एक साल में जितना है कर्जा फर्जा सबके पास हो जाता है यार, सबके गार्जियंस को हो जाता है, शादी ब्याह फलना चिलना कर्ज उर्ज हो ही जाता है, तुरंत निकाल लोगे। तो उस टेंशन को याद रखो, पापा जो आपसे छुपा रहे हैं, आपसे छुपाया जा रहा है, समझ रहे बात को, उसको ध्यान में रखो, सबके ऊपर है। और दूसरी बात, एक और बात, लास्ट बात हम बता दे रहे हैं कि अगर आपके पापा मान अच्छा खासा पैसा है, सोच रहे हो कि अरे पापा के पास पैसा है, ये पढ़ लिख के क्या होगा, लेकिन भले है पैसा, लेकिन जब शादी होगा और आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसमें बहुत अखड़ेगा आपको, समझ रहे हो, बहुत अखड़ता है, लगता है सलाम कुछ है ही नहीं। जब रिलेटिव्स के पास जाओगे, किसी के पास बहुत लोगों से भेंट मुलाकात होता है, तो उस समय आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे मेरे पापा के पास पैसा है। क्या करते हैं बोलोगे हम तो कुछ नहीं, वही पापा का कुछ है, तो समझ जाएगा कि बस। और लोग भी आपके पीठ पीछे करने लगे, पापा का पैसा है, घूमता है फिरता है, कुछ कर नहीं रहा है, खा पी के पड़ा रहता है। बात को समझ रहे हो, ये चीज होता है आपके लिए। तो ये मेसोजोम है। तो हम चाह रहे हैं कि आप लोग थोड़ा मोड़ा लिखो, रेस्ट करो 2-4 मिनट। ये फर्स्ट था जी, है ना, इसको कुछ देखो, इसको लिखो, एनसीईआरटी एनसीईआरटी निकाल लो 2-4 मिनट, समझ रहे बात को, 2-4 मिनट रेस्ट भी होना चाहिए। इसको पढ़िए, टाइम लॉस नहीं है ना। आप लोग बैठे रहते हो जी, अच्छा लिखना नहीं है ना, इसीलिए मायूस रहते हो आप लोग।
पढ़ लिए जी। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हो गया। अब उसके अंदर साइटोप्लाज्मा में चल जाते हैं। साइटोप्लाज्मा में थोड़ा न्यूक्लियस के बारे में देख लेंगे, इसके बारे में और इसके बारे में, क्योंकि न्यूक्लियस का ही पार्ट होता है एक तरह से। उसके बाद इसको देख लेंगे, इसको देख लेंगे, इसको, बस कहानी खत्म। इसके बाद चलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के अंदर आप लोग को लिखा है चार्ट में क्या क्या होता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस आप लोग, हम लोग जान रहे हैं कि प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है उसको न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि वो प्रिमिटिव या ट्रू नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि इन प्रोकैरियोट nucleus is called न्यूक्लियोइड या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्योंकि ये ट्रू नहीं होते। इंसिपिएंट मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना टाइप का न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड मतलब भी वही होता है, बिल्कुल पुराना टाइप का, जो कि थोड़ा सा भी एडवांस नहीं है। अब इसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं होती। भाई बाउंड्री नहीं रहेगा तो आप कैसे मानोगे कि क्या है? अगर हमारा देश है, इंडिया है, इसका बाउंड्री है तभी तो जानते हैं इंडिया ये देश। मान लो दुनिया का सभी देश का बाउंड्री हटा दिया जाए, पता चलेगा हम कहां पर है? नहीं चलेगा, लगेगा कि कहीं पर भी नहीं है। तो वही कारण है। तो यहां पर लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है भाई, आप लोग जानते हो। इसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, जीनोमिक डीएनए और एक प्लाज्मिड डीएनए, है ना। प्लाज्मिड, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा का मतलब है कि जितना पढ़ सकते हैं। जीनोमिक डीएनए, तो जीनोमिक डीएनए के बारे में यह है कि सबसे पहली बात तो जीनोमिक डीएनए जो है इसको नेकेड कहा जाता है। नेकेड मतलब जो जिसके ऊपर किसी चीज का बाउंडेशन या कवरिंग ना हो। नेकेड समझते हैं आप लोग, नंगा टाइप का। तो जीनोमिक डीएनए नेकेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का बाउंड्री इसके पास नहीं है। समझ रहे बात को? और जीनोमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही डीएनए है जो सेल से सेल के बीच में जो प्रॉपर्टी होती, गुण होता है, वह कैरेक्टर को लेके जाता है। जैसे बैक्टीरिया डिवाइड हो गए, नए बच्चे में बदल गए, तो इस बैक्टीरिया का गुण इस बैक्टीरिया में ले जाने का काम जीनोमिक डीएनए का होता है। तो क्या लिखेंगे? जीनोमिक डीएनए या मेन डीएनए इसी को कहेंगे। मेन डीएनए आर नेकेड, नेकेड होता है ना। डीएनए आर नेकेड। डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं उधर, क्रोमोसोम जो था वह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। तो इसके क्रोमोसोम में हिस्टोप्रोटीन एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। एक होती है, बट
हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन इसमें नहीं होता। याद है ना हिस्टोन, ऑक्टामर पढ़ाए थे आपको। तो ये एब्सेंट होता है जीनोमिक डीएनए में। अब जीनोमिक डीएनए का कार्य क्या हो सकता है, फंक्शन क्या हो सकता है? तो इसका फंक्शन है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, function of genomic DNA, it involve in transmission of character, transmission of character from one generation to next generation या next generation another generation, जेनोमिक डीएनए पूछा भी जाता है ना। अब देखो जेनोमिक डीएनए का आपको मार्केट में बहुत सारा नाम देखने को मिल जाता है बुक्स में। जेनोमिक डीएनए में क्रोमोसोमल डीएनए, मेन डीएनए, है ना, न्यूक्लियर डीएनए, बहुत तरह का नाम आपको जेनोमिक डीएनए का मार्केट मतलब समझते हैं, बुक्स में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेन नाम आपको यही याद रखना। तो थोड़ा हम लोग लिख भी सकते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोल सकते हैं क्योंकि क्रोमोसोम होता है, या न्यूक्लियस के अंदर है, मान तो रहे ना न्यूक्लियस है, तो इसलिए कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए, है ना, या मेन डीएनए यहां पर भी लिखा है, जेनोमिक डीएनए। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो जेनोमिक डीएनए दिख गया आपको, दिखा भी दिए मेन फिगर में। उसके बाद प्लाज्मिड की बारी आती है। प्लाज्मिड, अरे भाई इसका तो बहुत यूज हो गया आजकल। प्लाज्मिड का एक नाम रखा गया जिसको कहा जाता है मैजिक सर्कल, सर्कुलर होता है नहीं। अब समझो कि नाम रख दिया गया मैजिक, जादुई सर्कल। तो इसका कितना उपयोग है जेनेटिक्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा यूज है। और वो यूज आपको क्लास 12 में आप लोग को पढ़ाएंगे प्लाज्मिड में, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में आएगा या प्लाज्मिड के। इसी प्लाज्मिड से हम लोग जीन को इधर उधर कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड का, अब प्लाज्मिड का भी बहुत सारा नाम लिख सकते हो, ये छाया हुआ है मार्केट में। इसका क्या क्या लिख सकते हो भाई, प्लाज्मिड, या आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डीएनए है। एक्स्ट्रा पेन होता है ना आप लोग के पास, मेन पेन होता है, उसके बाद एक अलग से कोई मांगता है तो उसको दे देते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा डीएनए है, इसलिए इसको बोला जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, है ना, या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए भी लिखते हैं। एक्स्ट्रा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जीनोमिक डीएनए। अब देखो प्लाज्मिड क्या है भाई, ये खुद कैसा होता है, इट इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, है ना, सर्कुलर डीएनए होता है ना। सबसे खास बात इसकी जो है कि देखो ये एक ऐसा डीएनए है जिसको आप इसके सेल से निकाल भी दोगे या किसी सेल में सेट कर दोगे तो यह वहां पर डिवाइड होने लगता है। आपके शरीर में जो डीएनए है आपके शरीर में ही डिवाइड हो सकता है। प्लांट के शरीर में डाल दोगे तो डिवाइड नहीं होगा, या बाहर निकाल के रख दो नहीं होगा डिवाइड।
लेकिन ये एक ऐसा डीएनए होता है जो इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकता है। अगर हम अपने शरीर में भी, सेल में भी इसको लगा लें तो वहां भी वो डिवाइड करके दिखा देता है। तो इसीलिए इतना खतरनाक इसका प्रॉपर्टी होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, मैजिक सर्कल। अरे जादुई है, यहां भी डिवाइड हो रहा है, वहां भी डिवाइड हो रहा है, यहां भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा गुण है यह, इट कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से। मतलब जैसे ये जीनोमिक डीएनए यहां पर हमने बनाया, इसको डिवाइड करने के लिए सेल का सहारा लेना पड़ेगा। किसका? लेकिन इसको नहीं लेना पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट हो सकता है। अगर ये यहां इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी इंडिपेंडेंट हो सकता है। आप अगर बंधे हुए कहीं, तो आप हर जगह लगेगा बंधे हुए हो। एक बार इंडिपेंडेंट हो गए तो किसी से बंधे नहीं हो। बंधे हुए तो सबसे बंधे हुए हो, नहीं बंधे हुए तो बिल्कुल अलग हो जाओगे। तो वही चीज है। तो ये इंडिपेंडेंट। तो यहां क्या लिखेंगे? प्लाज्मिड कैन रिप्लिकेट, रिप्लिकेट समझ रहे हो, विभाजन, कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, रिप्लिकेट स्वतंत्र रूप से यह कर सकता है। ये प्रॉपर्टी आपको क्लास 12 में बहुत ज्यादा यूज होने वाली। यहां पर तो ये लिख दिया है और इसको आप लोग एकदम याद करोगे। प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है भाई, इसका बैक्टीरिया में क्या काम है? आखिर प्लाज्मिड के होने से बैक्टीरिया को क्या फायदा है? तो भाई प्लाज्मिड इम्यून सिस्टम से बचाता है इसको। या फिर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। हम जो दवा खाते हैं ना एंटीबायोटिक, वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन उससे वह बचा देता है इसको। जैसे कोई ड्रग्स देते हो, ड्रग हम लोग जो दवा बनाते हैं बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, तो जब दवा, जैसे मान लो बैक्टीरिया है यहाँ पे, इसके अंदर प्लाज्मिड है, जैसे कोई ड्रग्स में इसको डाल दिया आपने, तो देखा क्या जाता है, ड्रग्स से इस बैक्टीरिया को कुछ नहीं होता है, क्योंकि यह जो प्लाज्मिड डीएनए है वह रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट समझते हो, अवरोधक। क्या है रेसिस्टेंस? मतलब अवरोध पैदा करना, समझ रहे हो। आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स में, जैसे करंट बहती है तो इस तार में क्या होता है, रेसिस्टेंट। क्या होता है? रेसिस्टेंस इस करंट के प्रवाह को रोकता है। जितना मोटा रस्सी डालोगे रेसिस्टेंस उतना ज्यादा, करंट उतना ही कम बहेगा। सबसे कम रेसिस्टेंट होता है सोना का ना, शायद हम भूल रहे होंगे, सोना का, चांदी का, सबसे लास्ट कॉपर का, सबसे लास्ट लोहा का। हम जो कह रहे हैं समझ रहे हो ना। सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन होता है? सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद लोहा। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएं, कोई दिक्कत? हम लोग, हमारे फादर जो थे वो गवर्नमेंट कंपनी में थे, जिसका नाम था बाल्को बाबू, वेस्ट बंगाल में था। तो वहां पर कहते थे, पहले वो जो कारखाना था, उस कारखाने ने कॉलोनी बसाया है ना, इंडस्ट्रियल बसाया, बहुत तरह का बसाया, उसमें उसके वर्कर रहते थे, हम लोग भी रहते थे। तो
पहले क्या था कि वही सब थे खाली, तो कंपनी ने हर जगह तांबा का तार लगाया हुआ था, जैसे सड़क हो है ना, तांबा का तार लगाया हुआ था और सप्लाई भी तांबे के तार से होता है। उससे फायदा क्या होता है कि रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, तो ज्यादा से ज्यादा करंट बचता था, सरकार को बचेगा ही भाई। अब मान लो 1000 मेगा वोल्ट ले रहे हो करंट, कहीं से ले रहे हो बिजली विभाग से, अगर उस सारा का सारा अगर कस्टमर के पास चला जाए तो आपको तो 100% फायदा हो गया। अब उसमें से पता चला 50% रेसिस्टेंट के कारण ही खत्म हो गया, 50% जा रहा है तो आपको ठीक हो गया। तो वही है, तो सप्लाई करता था, लेकिन धीरे धीरे वहां पर क्या हो गया, बाहर के लोग भी देखा कि फैक्ट्री है तो छोटा मोटा काम करने के लिए लोग फैलने लगे। उसके बाद धीरे धीरे कॉपर के तार की चोरी होने लगी। बहुत दिन पहले की बात, हम लोग का जन्म, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पापा बोलते हैं, होने लगी। उसके बाद सरकार को मजबूरी में लोहा का तार लगाना पड़ा और तांबा का तार उसी जगह पे लगाया गया जहां पर मतलब बचा जा सके। अभी भी आप लोग देखोगे कि अच्छा अच्छा जो टीवी हुआ, रेडियो हुआ, उसमें तांबा का तार होता है ना, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। लोहा का तार कम कॉस्टली होता है। सबसे ज्यादा चांदी, चांदी लगा दोगे जितना करंट जा रहा है लगभग उतना ही बह जाएगा, पूरा करंट आएगा। तो रेसिस्टेंस, तो वही बात है कि प्लाज्मिड जो है वह बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करता है, रेसिस्टेंट कर देता है। किसके प्रति, अगेंस्ट में, ड्रग्स। ड्रग्स मतलब दवा, पूछा जाता है दवा के अगेंस्ट कौन काम करता है। आप एंटीबायोटिक दवा इसमें डाल दिए, ये बैक्टीरिया नहीं मरा, इसका मतलब क्या है, ये प्लाज्मिड इसके प्रति इसको क्या बना दिया, अवरोध बना दिया। क्या बना दिया, 1950 ईस्वी में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो मच्छर मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव हुआ था। किसका हुआ था, नाम सुने डीडीटी, नहीं सुने हो जी, किरोसन सुने हो, उसी तरह डीडीटी होता है। डीडीटी डाल दोगे तो नाली में मच्छर मर जाता है। तो उस समय युद्ध स्तर पर, गंदगी बहुत था पहले देश में हमारे, युद्ध स्तर पे डीडीटी का छिड़काव किया, नदी नालों में मच्छर क्या हुआ, मर गया। लेकिन कुछ मच्छर क्या हो गए, इस डीडीटी के रेसिस्टेंट हो गए, अब वो मरने ही नहीं लगे डीडीटी से। अभी डीडीटी डालो, आधा मच्छर मरेगा, आधा नहीं मरेगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है उसके प्रति, रेसिस्टेंट। तो लिख रहे हैं है ना, रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। ये हो गया आपका, प्लाज्मिड भी हो गया और जेनोमिक डीएनए भी हो गया। ठीक है, तो यहां तक आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सॉरी अभी तो सेल डिवीजन बचा हुआ है ना, अब इसके बाद हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर थोड़ा शुरुआत में ज़्यादा चल जाता है, नए नए बच्चे होते हो है ना, तो ज़्यादा चल जाता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसको आप लोग पढ़ के आओगे और अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा, इसका डीपीपी मिल जाएगा और इसका क्वेश्चन भी करवा देंगे इसका, है ना, समझ रहे बात को। ठीक है,